हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड जापान इज इंडियाज 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर। यस, जापान ने पूरे भारत में $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंगली उसमें से $2 बिलियन तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही इन्वेस्ट किया है। प्लस अगर हम जापान का नॉर्थ ईस्ट के तरफ इंटरेस्ट को स्टडी करें तो 2015 के बाद से आपको इन्वेस्टमेंट्स में एक सडन पीक को देखने मिलेगा। इंटरेस्टिंग, राइट? आज इंडिया के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे इंडियाज लार्जेस्ट ब्रिज, धुबरी फुलबारी, गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, उमियाम 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स रेनोवेशन, मणिपुर में बन रहे प्राइमरी स्कूल्स और नॉर्थ ईस्ट में हो रहे ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में आखिर कॉमन क्या है? जापानीज इन्वेस्टमेंट। 2015 से जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में करोड़ों की फंडिंग कर रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर हाउस है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी दूसरी तरफ ईस्टर्न हिमालयाज में स्थित जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ कल्चर और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आखिर क्यों इतना इंटरेस्टेड है? Why is Japan specifically interested in the northeast part of India? Well, you may not know that, but इसके 4 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट का जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी समझनी होगी। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रीजन है and it consists of 8 sister states। अब है तो ये इंडिया का ही पार्ट, लेकिन quite ironically इसका सिर्फ 2% ही हिस्सा एक्चुअली में इंडिया से कनेक्टेड है। बाकी का 98% इन 6 डिफरेंट कंट्रीज से लिंक्ड है: चाइना, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। सो क्लियरली अगर किसी को इंडो पैसिफिक में अपना इकोनॉमिक एंड हेंस डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो द नॉर्थ ईस्ट इज अ परफेक्ट गेटवे टू सो मेनी कंट्रीज। आई वंडर इंडिया इस बात पे क्यों नहीं इतना फोकस कर रहा है, क्योंकि ये सारे स्टेट्स बिल्कुल इंडो पैसिफिक के हार्ट में सिचुएटेड है। अब इंडिया का इस पर इतना ध्यान नहीं है तो जापान इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल शिंजो एबे को पावर में आने के बाद जापान ने एक मेजर पॉलिसी अपनाई है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, FOIP। इसका मेन एम ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज है उनका ट्रेड रूट्स ओपन करे, फ्री करे और सुरक्षित हो, जिससे कि उन रीजन्स में आपस में कनेक्टिविटी बढ़े और जापान के लिए उनसे ट्रेड करना इजी हो जाए। In other words, the Northeast is a key to Japan's ambitions in Indo-Pacific region. Plus, इससे जापान का एक और एक फायदा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री का एंड स्पेशली जापान की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगेन नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्ट जापानीज कंपनीज के लिए न्यू बिजनेस एवेन्यूज ओपन करेगा। बट दिस इज स्टिल नॉट सो मेनी रीजंस कि जापान जैसे एक पैसिफिस्ट नेशन को इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ रहा है। बट नेचुरली यहां पर अब एक और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जापान जैसे एक ऑलरेडी पैसिफिस्ट नेशन को इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना ही क्यों पड़ रहा है? उसके पीछे जापान की मोटिवेशन क्या है? वेल, इस सवाल का अगर वन वर्ड आंसर हो सकता है तो वो है चाइना। और यही है हमारा रीजन नंबर 2। चाइना अपने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के $multi trillion प्रोजेक्ट के तहत 147 कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करवा रहा है। अकेले इंडो पैसिफिक में ही फिलहाल इतने कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस में। सो जापान का FOIP इज नथिंग बट एन आंसर टू चाइनाज BRI। सिंपल स्ट्रेटेजी, बैलेंस ऑफ पावर्स। मतलब एशिया के 2nd और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी जापान और इंडिया मिलकर चाइना के ग्रोइंग पावर्स को बैलेंस करना चाहते हैं। इनफैक्ट जापान ने ऑलरेडी FOIP के तहत इंडो पैसिफिक के कई सारे नेशंस जैसे कैम्बोडिया, म्यांमार, लाओस, PNG, फिलीपींस एटसेट्रा में ब्रिजेस, रोड्स, पोर्ट्स और कई टाइप्स के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। एंड ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंगली जापान और चाइना का एक सौर पास्ट भी रहा है, सेंकाकू आइलैंड्स। ईस्ट चाइना सी में सिचुएटेड ये आइलैंड्स जापानीज गवर्नेंस में है, लेकिन चाइना बीइंग एग्रेसिवली एक्सपेंशनिस्ट एज ऑलवेज सेकाकू को अपनी टेरिटरी क्लेम करते आ रहा है। और इससे ऑफ कोर्स चाइना और जापान के बीच पॉलिटिकल टेंशंस और भी बढ़ चुके हैं। और इसीलिए बीइंग अनश्योर ऑफ चाइना, जापान चाइना से अपने आप को इकोनॉमिकली भी डिस्टेंस करके अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खोजने लगा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हम जानते हैं कोई भी कंट्री के परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो होता है परमानेंट इंटरेस्ट। बट चलो, लीविंग असाइड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स फॉर जापान्स इंटरेस्ट, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जापान और नॉर्थ ईस्ट के एक्चुअली काफी डीप ट्रेडिशनल और कल्चरल लिंक्स रहे हैं। और इसीलिए यह है जापान का नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्ट होने का 3rd रीजन। जापान में कुछ 84 मिलियन लोग यानी कि 46% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। और बुद्धिज्म का ओरिजिन कहां पे हुआ था? वेल, इंडिया।
525 AD यानी जब से बुद्धिज्म जापान में इंट्रोड्यूस हुआ, तब से जापान से बहुत सारे बुद्धिस्ट नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया के बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने आते हैं। इनफैक्ट उसी के टाइम में जब जापानीज स्टूडेंट्स इंडिया के वर्ल्ड फेमस मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी में अक्सर पढ़ने आया करते थे। और अदर देन बुद्धिज्म भी जापान का मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन शिंटो और नॉर्थ ईस्ट के प्रोमिनेंट ट्राइब्स के ट्रेडिशन में आज भी काफी सारे फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, जैसे लव फॉर नेचर एंड अपने पूर्वजों की पूजा करना। सो इट्स लाइक इन ग्रेट हिस्ट्री कहीं ना कहीं ये ट्राइब्स आपस में लिंक्ड रहे हैं। इनफैक्ट असम और मेघालय में जो बिल्डिंग डिजाइन्स है उसमें भी जापानीज इन्फ्लुएंस साफ साफ झलकता है। एंड अगर हम जापान की सिचुएशन देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही वो यूएस पर ओवर डिपेंडेंट रहा है और ये कुछ जापानीज सिटीजन्स को अच्छा नहीं लगता है। And that is why now it is trying to establish friendly relations with more and more countries, और India जो कि जापान से इतना करीब है is one great candidate. So Japan has already started soft influencing India and Indian culture. और अगर इस चीज पर आपको यकीन नहीं होता तो ये सब स्ट्रैटेजीज को साइड में रखते हैं। What about pop culture, animes, Japanese movies और cultural interactions? आज इंडिया में काफी हद तक Japanese soft influencing बढ़ रही है। But do you think that is a problem? Well, in my opinion, no. Because World War II के बाद जापान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री हो चुका है। सो ऐसे कंट्री के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना ऑब्वियसली एक पीसफुल एक्सपीरियंस ही होगा। एंड नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ रीजन फॉर जापान्स इंटरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। इट इज एक्चुअली जापान्स इंटरेस्ट इन इंडियाज ग्रोइंग पावर। अब फिर से ये क्वेश्चन आता है कि जापान, अ कंट्री दैट इज वे मोर डेवलप्ड देन इंडिया, उसे इंडिया की क्यों जरूरत पड़ रही है? वेल, द रीजन इज जापान्स स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एक्चुअली 1995 से 2002 तक जापान का ग्रोथ रेट सिर्फ 1.2% था। इसे अगर किसी दूसरे डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए इसे जापान का लॉस्ट डेकेड भी कहा जाता है, जिसमें जापान की इकोनॉमी हैजंट ग्रोन अ बिट। सो टू मेक अप फॉर दीज लॉस्ट ईयर्स जापान इज गोइंग हेवी ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ऑन द अदर हैंड इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसका बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। यहां पर 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है। सो यहां पर कंज्यूमरिस्ट मिडिल क्लास पॉपुलेशन जापानीज प्रोडक्ट्स के लिए एक लुक्रेटिव मार्केट है। यहां पर दूसरा रीजन भी आ जाता है जो है जापान की घटती पॉपुलेशन। यस, यहां पर बर्थ रेट कम और डेथ रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। पिछले 10 सालों से जापान की वर्किंग एज पॉपुलेशन 13% तक घट चुकी है। सो अगर जापान को इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रखनी है तो ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड। दिस इज वेयर इंडिया कम्स इनटू पिक्चर। इंडिया के पास एबंडेंस में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है जो जापानीज फर्म्स में काम कर रहे हैं और इसके इंपैक्ट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में जापानीज ने इन्वेस्टमेंट में 2016 से अब तक इंडिया में अबाउट 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। लेकिन दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर बिग क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया नॉर्थ ईस्ट जैसे एक सेंसिटिव एरिया में जापान को एंटर करने दे रहा है, तो कुछ तो आपसी समझ रखी होगी इन दोनों कंट्रीज ने, राइट? वेल, सबसे पहले ग्लोबल स्केल पर बात करते हैं एंड इन दैट इंडिया ने लिया था अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेप, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हिस्टोरिकली देखे तो इंडिया के ईस्ट एशियन कंट्रीज से डीप टाइज हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद से वो लिंक्स वीक होने लग गए। तो इस पॉलिसी का यही पर्पस है, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के टाइज एक्टिवली रीबिल्ड करना एंड ऑफ कोर्स उनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशंस भी बढ़ाना। अब क्योंकि इस पॉलिसी को और अच्छे से इंप्लीमेंट होने के लिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हेंस जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इज मच नीडेड। अदर देन दैट जापान पिछले 5 सालों में इंडिया में 3.5 ट्रिलियन येन्स इन्वेस्ट कर चुका है। इंडिया में फिलहाल 1455 जापानीज कंपनीज ऑपरेट करती है और इनमें से कई ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, स्टील, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स में है। सो ऑफ कोर्स ये सब मेक इन इंडिया पॉलिसी में सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। सो ये क्लियर है, इंडिया डज गेट बेनिफिट एंड सो डज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो, नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफिकली मेनलैंड इंडिया से दूर है। लाइक आई सेड, ओनली 2% ऑफ इट्स एरिया इज कनेक्टेड टू मेनलैंड इंडिया। एरिया और पॉपुलेशन कम होने की वजह से पार्लियामेंट में सिर्फ 25 सीट्स ही नॉर्थ ईस्ट के लिए है। सो ऑफ कोर्स यही वजह है कि डेवलपमेंट वहां पर काफी ज्यादा इग्नोर्ड है फ्रॉम इंडिया साइड, बट जापानीज इन्वेस्टमेंट कैन डेफिनेटली हेल्प। एंड टू बी प्रिसाइज, इन डेवलपमेंट्स में नॉर्थ ईस्ट और जापान की ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज भी काम आएगी।
मतलब जापान का 3/4 हिस्सा माउंटेन से भरा हुआ है, उसके टेरेन्स भी नॉर्थ ईस्ट के जैसे ही है, एंड दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट के आर्किटेक्चर स्टाइल में जापानीज इन्फ्लुएंस भी दिखता है। प्लस बोथ जापान एंड नॉर्थ ईस्ट आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स, और जापान इन्हीं डिजास्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए तो मशहूर है। उनके बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डिजास्टर प्रूफ है। सो जस्ट इमेजिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाइल नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। एंड बिसाइड्स ऑल दैट वी ऑलरेडी नो कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में टेरिटरीज कैसे क्लेम करता है, तो जापान से कोलैबोरेट करके इंडिया का अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करवाना सेंड्स आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना एज वेल। So in short, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल एम्स एंड गोल्स और स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर्स, ये तीनों फ्रंट्स पर जापानीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के भी म्यूचुअल इंटरेस्ट में है। लेकिन इसके बावजूद इसमें एक अनयूजुअल बात भी है कि इंडिया ने कभी कोई कंट्री को अपने सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में प्रोजेक्ट्स नहीं दिए हैं, एक्सेप्ट फॉर जापान। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। मतलब इट जस्ट शोज कि इंडिया जापान को कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है। वही जापान जो 1930s से 40s में एशिया का एक ब्रूटल इंपीरियलिस्ट पावर हुआ करता था, जो लैंड हंग्री हुआ करता था। अब करंटली यह सच है कि जापान एक रिविजनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, जिससे वो अपने वॉयलेंट पास्ट से डिसएसोसिएट होकर एक सॉफ्ट इमेज बना रहा है, एंड दैट मेक्स जापान ए नॉन इंपीरियलिस्ट कंट्री। और इज इट रियली? I mean, आज के समय में वॉरफेयर और इंपीरियलिज्म का मतलब भी बदल चुका है। टुडे इट्स मोर अबाउट इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल इंपीरियलिज्म रादर देन टेरिटोरियल। अब यहां पर सो फार पूरे दुनिया भर में जापान का रेपुटेशन एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर की तरह है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जापान ऑस्ट्रेलिया, एशियन नेशंस, लैटिन अमेरिकन नेशंस एंड एज वेल एज कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहा है विद नो साइंस ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म सो फार। एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश को ही ले लो। आज के तारीख में बांग्लादेश को जापान से सबसे ज्यादा लोन्स मिलते हैं, एंड जापान्स एड टू बांग्लादेश हैज मोस्टली बीन ह्यूमैनिटेरियन। Food, infrastructural assistance, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज में जापान बांग्लादेश की असिस्टेंस कर रहा है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होने के बाद भी जापान हैज नेवर इंटरफियर्ड इन बांग्लादेशेस इंटरनल अफेयर्स, एंड लाइकवाइज फॉर इंडोनेशिया एंड मलेशिया एज वेल। इन दोनों कंट्रीज के ग्रोथ में जापान अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट नो ट्रेस ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जैसे हमें चाइना जैसे कंट्री के केस में देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स यू हैव हर्ड अबाउट चाइनीज डेट ट्रैप, राइट? सो फार अगर देखें तो जापान आपके वो अच्छे दोस्त की तरह है जो आपका फायदा भी कराता है, लेकिन कभी वापस से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप उसका फायदा कराओ। बट पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरी डायनामिक फील्ड। यहां पर कुछ भी हो सकता है, न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हो सकती है, उनके पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं इंडिया के प्रति, सो यू नेवर नो। इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडिया का जापान के ऊपर ट्रस्ट रीजनेबल है और ये ट्रस्टेबल रिलेशन आगे भी बना रहेगा, या फिर कुछ तो गड़बड़ है इसमें? आपका क्या जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।